मुद्दा गरम है। नमस्कार, दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम मुद्दा गरम में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की राजनीति में होने वाली बड़ी उथल पुथल का संकेत दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। वहीं पिछले दिनों जो परिणाम दतिया चुनाव के आए हैं, उसके बाद में भाजपा में भी बड़ी उथल पुथल आपको दिख रही होगी, परंतु इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जहां दतिया में एक साथ एक मुश्त बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई, वहीं बांकीपुर पर सारे संगठन ने चुप्पी साध रखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की विधानसभा थी, 5 बार जीते थे, इसके बाद भी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर ताज़ा घटनाक्रम एक बहुत बड़ा हुआ है, जिसने ये संकेत दिए कि शायद एक बार फिर गुजरात मॉडल का उपयोग करते हुए मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री भी थे और गोवा के मुख्यमंत्री थे, उनकी तर्ज पर कुछ नए संशोधन वापस राजनीति में भाजपा करने जा रही है। और कल पहली बार जब से शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनकर वहाँ गए हैं, पहली बार नरेंद्र मोदी से उनकी लंबी मुलाकात कल हुई। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि उनकी कृषि को लेकर तो कोई बातचीत नहीं हुई होगी, ये बातचीत हुई होगी मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। इसी के साथ में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बुलाकर भी बिहार के मामले पर लंबी बातचीत की। दोनों को ही प्रधानमंत्री जी ने खुद बुलाया था और लंबी बात की। ये बता रहा है कि जो परिणाम आए हैं उसको लेकर भाजपा बहुत सतर्क हो गई है। दतिया चुनाव पर तो लीपापोती करने को तैयार है कि कांग्रेस की सीट थी, पर बांकीपुर के चुनाव की जो हार है वो प्रधानमंत्री हजम नहीं कर पा रहे हैं। और उसी का कारण ये हो रहा है कि एक बार फिर आपको बहुत सारे परिवर्तन होते हुए दिखेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा किस उथल पुथल की ओर बढ़ रही है। अगले 2 महीने बहुत सारी उथल पुथल दिखेगी। ये भाजपा में ही नहीं, कांग्रेस में भी दिखेगी। कांग्रेस पे एक पत्र जारी हुआ है, जीतू पटवारी द्वारा जितनी भी संगठनात्मक नियुक्तियां की गई थी उसे आज रद्द कर दिया गया है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इसके साथ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी अब गाज गिरने वाली है। अब आप तय मान लीजिए कि अगले कुछ 1-आध महीने के अंदर आपको भाजपा के बाद कांग्रेस में भी बहुत बड़े फेरबदल होते हुए दिखाई देंगे। यानी आप ये मान लें कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में अगला चुनाव नहीं होगा। अब कौन कमान संभालेगा इस पर भी आखिरी में बात करेंगे, वो एक अलग राजनीति है। पर सबसे पहले हम भाजपा की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो भाजपा की राजनीति में हम पहले दतिया की बात करेंगे, फिर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को लेकर जो अगली स्थितियाँ दिख रही है उस पर भी हम बात करेंगे। तो दतिया चुनाव में एक मुश्त उस दिन 2 दिन पहले के कार्यक्रम में जो बात हुई थी उसको लेकर हम आगे बढ़ाएंगे। पर आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और खबर नेशन के संपादक गौरव चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। वे लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं इस मामले में, और दतिया चुनाव को लेकर जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है, एक मुश्त 1000 लोगों पर कार्रवाई पहली बार मध्य प्रदेश में देखी गई। समीक्षा की जानकारी नहीं है, पर बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के ऑडियो वीडियो जो हैं उसकी भी जांच की जाएगी, जिसे लेकर गौरव रणदीवे का नाम भी आया है आज कि वो भी इस मामले की जांच करेंगे। मतलब वो भी इतने बड़े नेता हो गए हैं भाजपा में कि वो तमाम मामले वो खुद भी देखेंगे। क्या है ये पूरा मामला गौरव जी आपकी नज़र में? नवनीत जी, ये देखा जाए कि विधानसभा उपचुनाव दतिया में जो हार हुई है वो हार भाजपा की है। भाजपा की हार है तो क्यों हार है? कल इसकी समीक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और जो चुनाव प्रबंधन की पूरी टीम है वो कल बैठी थी, और उस चुनाव प्रबंधन की बैठक में नरोत्तम मिश्रा गए नहीं थे, उन्हें बुलाया भी नहीं गया। उसके बाद चुनाव प्रबंधन की जो समीक्षा हुई मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, उसी समय बाहर इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि दतिया जिले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, पूरी कार्यकारिणी भंग हो सकती है, कुछ लोगों को हटाया जा सकता है। उसी दौरान गौरव रणदीवे और अंबाराम कराड़ा के नेतृत्व में समीक्षा समिति बना दी गई, और समीक्षा समिति जो बनाई गई उसके 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पार्टी नेतृत्व ने ये फैसला ले लिया कि दतिया जिले की पूरी कार्यकारिणी, संगठनात्मक इकाई जो है उसे पूरा भंग कर दिया। उन्होंने उनके मंडल से लेके वार्ड से लेके मंडल जिले तक जिला अध्यक्ष को भी हटा दिया,
सारे प्रकोष्ठ मोर्चा के अध्यक्षों को हटा दिया, उसकी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। लगभग ऐसा 1000 पदाधिकारियों को पदमुक्त किया गया है। सवाल है कि 1000 पदाधिकारी जो आपने हटाए हैं, क्या उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई? अगर नैसर्गिक न्याय सिद्धांत की बात करें तो नहीं, मतलब ये थोपा गया निर्णय था और कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों को डराने धमकाने का एक प्रयास माना जा सकता है। दूसरी बात कि 14 मंत्री लगे थे, 6 सांसद लगे थे, 140 विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के पदाधिकारी लगे थे। आखिर ये सब पूरे चुनाव के दौरान करते क्या रहे? अगर वो कार्यकर्ता जिन्हें पदमुक्त किया गया है, जिन्हें हटाया गया है, अगर उनके ऊपर या उनके मनोभावों को पढ़ने में ये विफल रहे, ये सारे नेता 150 के करीब फौज जो उतारी गई थी भारतीय जनता पार्टी, खुद मुख्यमंत्री 3 दिन रहे, तो जब उस मनोभाव को पढ़ने में असफल रहे तो क्या ये उनकी जवाबदारी नहीं है, या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी असफलता नहीं है कि उन्हें भी तत्काल इन पदों से हटा देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? तीसरी बात, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था मध्य प्रदेश का? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जब भी चुनाव होते हैं तो आम जनता के इनपुट को लेकर के ऊपर सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। तो क्या इंटेलिजेंस सही जानकारी दे रहा था या गलत जानकारी दे रहा था? तो गलत जानकारी क्यों दे रहा था? और सही जानकारी दे रहा था तो फिर सही जानकारी देने के बाद समय रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और इसका एक उदाहरण बता रहा हूं कि इस पूरे दतिया विधानसभा उपचुनाव में लगभग सूत्रों के अनुसार, चूंकि वहां पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं वो बात के आधार पर कह रहा हूं कि लगभग 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर चुनाव को मैनेज करने के लिए बांटे। और एक अफवाह वहां पर उड़ी कि मतदाताओं तक वो पैसा बांटा जाएगा, और 12 बजे तक अनेक इलाकों में मतदाताओं ने इंतजार किया। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो अफवाह वहां की है, जो बात वहां की, वो आपके चैनल के माध्यम से सामने रख रहे हैं। तो अगर ये बात सच है, जैसे अखबार में एक खबर ये भी आई, कल समीक्षा बैठक में ये बात आई कि जो पोस्टर बैनर की सामग्री थी, जो नीचे तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचना थी, वार्डों तक पहुंचना थी, वो नहीं पहुंची, उन्हें बीच के बीच में उड़ा दिया गया या कांग्रेस को पहुंचा दिया गया कि कांग्रेस उसको दबा के रख ले। तो आखिर मतदान की सामग्री नीचे तक क्यों नहीं पहुंची, और ये फेलियर किसका माना जाए? तो ये पूरे मामले को अगर हम देखते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ वहाँ की इकाई नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की भी ये सबसे बड़ी असफलता थी कि वो इस माहौल को भांप नहीं पाए। तीसरी चीज, दगाबाजों को गले लगाने की जो प्रक्रिया थी भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें अब की बार अपनों ने दगा दिखा के, अगर ये कार्रवाई को आधार माना जाए तो अपनों ने ही दगा दिखा दिया। क्योंकि एक उदाहरण बता रहा हूं कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई थी। तो अब ये जो कार्रवाई हुई है, अगर हम इसको देखें और अगर उस कार्रवाई को देखें 2020 की, तो 2020 की कार्रवाई वाले विधायकों को तो आपने मंत्री बना दिया, मनचाहे पद दे दिए, सिंधिया जी को उपकृत कर दिया मंत्री बना के, और इन लोगों ने अगर दगा की तो इन्हें आपने सजा दे दी। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? इस पर फिर से विश्लेषण होना चाहिए पार्टी के अंदर और आगे की रणनीति तय करना चाहिए। इसमें एक और बात है गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये मध्य प्रदेश से तो नरोत्तम मिश्रा का ही नाम भेजा गया था दिल्ली में, ये पूरा परिवर्तन जो हुआ था दिल्ली में ही उम्मीदवार का नरोत्तम मिश्रा का नाम काटा गया था और यह नाम थोपा गया था। चूँकि ये मध्य प्रदेश के तमाम भाजपा नेताओं को चूँकि दिल्ली से नाम आया था, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। और अभी भी ये जो कार्रवाई हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि 1000 लोगों पे कार्रवाई बिना किसी सुनवाई के, बिना पक्ष जाने आप कर रहे हो। और अभी आपने कहा कि दगाबाजों ने इस बार दगा कर दिया, तो इस बात की गारंटी भी है कि अगली बार वो दगाबाजी और भी जगह बढ़ेगी। पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या किसी भय से, अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के भय से ये कार्रवाई एक मुश्त कर दी कि 1000 लोगों को निकाल दो और हमको बताने को रहे कि हमने इतने लोगों में बड़ी कार्रवाई कर दी, जबकि बांदीपुर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या है?
नहीं, वही बात कर रहा हूँ कि आप आखिर इतनी ताबड़तोड़ क्यों? 24 घंटे चुनाव परिणाम को आए हुए बीते नहीं और आपने तत्काल पूरी की पूरी इकाई भंग कर दी, 1000 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी। आखिर उन 1000 में से कुछ लोग दगाबाजी कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करते, या आपने क्या उन 1000 लोगों के से बातें की या उनके उस पक्ष को जानने की कोशिश की? 15-16 लोगों ने जो चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात कही, उनकी बात को आधार बना के तत्काल कार्रवाई कर दी। एक डैमेज कंट्रोल या एक डर बिठाने की जो राजनीति पूरे मध्य प्रदेश में ये की गई, इसको डर बिठाने की राजनीति के तौर पर देखना चाहिए कि भाजपा संगठन में भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता डर कर रहें या डर कर काम करें। चूंकि एक अनुशासित पार्टी अगर उसमें इस तरीके का काम हो रहा है, तो अब मुझे लगता है आने वाली जगह पर और भी विद्रोह की संभावना हमें नजर आ रही। जैन जी का आंदोलन जो जंतर मंतर था, जंतर मंतर पर हुआ था, उसने इस पूरे देश भर में से नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का डर खत्म कर दिया। अब कार्यकर्ता भी मानने लगे हैं कि सरकार के थोपे गए फैसलों को वो स्वीकार नहीं करेगी। दतिया चुनाव में बुरी हार का एक बेसिक नतीजा जो कारण है, जो मुझे समझ में आता है, कि नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता का आखिरी समय में जिस तरीके से अपमान किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कार्यकर्ता उसको हजम नहीं कर पाया। यदि आपको किसी वरिष्ठ नेता को टिकट नहीं देना था, तो आप आखिरी समय में एक बड़े नेता को बुलाकर विश्वास में ले सकते थे। आपने निर्णय लिया, फैसला थोप दिया, और थोपने के बाद में उस आदमी को याचक बना के आपने छोड़ दिया। उसकी सुनवाई भी नहीं हुई, और यही कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। मुझे लग रहा है कि भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा सबक भी है। अब हम बात करना चाहते हैं, जिस दूसरी खबर पर हम बात करना चाहते हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दोनों हार से, हालांकि दतिया की हार तो ठीक है कि कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ने जीत ली, पर इतना कांग्रेस में विरोध, इतना विद्रोह होने के बाद कांग्रेस जीत गई, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ कांग्रेस जीती नहीं, भाजपा बहुत बुरी तरह हार गई। बांकीपुर चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, जिसको लेकर बॉस कहा जाता था, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का ये फैसला था अमित शाह का दोनों का, और दोनों के फैसले से नितिन नवीन जैसे अनजान आदमी को उन्होंने पूरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी, और उन्होंने ये बताया कि हम जो फैसला करेंगे वही फैसला आपको देश भर में मान्य होगा। पर कार्यकर्ताओं को ये फैसला मान्य नहीं हुआ, क्योंकि कई कद्दावर नेता, जिनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बहुत ऊँचा होता है, और एक कद्दावर नेता को ये पद इसलिए दिया जाता है कि वो अगला प्रधानमंत्री होता है इस देश का, और इसी आधार पर दिया जाता है। पर भाजपा में जो चिट्ठी पत्री, मतलब भाजपा इस समय शायद मैं सोचता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रतन खत्री की पार्टी हो गई। अब चिट्ठी और पर्ची के आधार पे जो है ये नाम खुलने लगे, तो अब ये पार्टी का कोई आप चिंतन मंथन का मामला नहीं रहा। कल पहली बार प्रधानमंत्री जी ने शिवराज सिंह जी चौहान को बुला के बात की, तो उसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए कि अब उनको अच्छी तरह समझ में आ गया प्रधानमंत्री जी को कि थोपे गए निर्णयों से जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनको आप दरकिनार कर कर अपने निर्णयों से सरकार नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2014 का आपको मैं किस्सा याद दिलाता हूँ कि गोवा में मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बने थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और चुनाव लड़े जाने के बाद में 2 साल बाद में 1.5 साल बाद उनको वहाँ से हटा लिया गया और उनको रक्षा मंत्री बना के कमान सौंपी गई। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता उस समय, तो शायद ये बाकी मुख्यमंत्री जितने भी ये उसी समय पर केंद्र की राजनीति में चले जाते। पर यह प्रयोग बुरी तरह सफल नहीं हो पाया और बुरी तरह मार खा गया नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास। उसके बाद में उन्होंने वापस जब वहाँ पे चुनाव हुए और बहुत बुरी तरह से जोड़ जुगाड़ और मतलब तोड़ फोड़ की राजनीति करने के बाद वो सरकार बना पाया, तो उनको ये समझ में आया कि मनोहर पर्रिकर को ही वहाँ नेतृत्व करने भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार लंबे समय चलेगी। और वापस मनोहर पर्रिकर को ही वहाँ कमान दी गई। इसके बाद में बाकी जगहों पर फिर उनका जो अगला चुनाव था उसके अंदर जो राष्ट्रभक्ति की जो अभियान चला था, जो पुलवामा केस और सबको लेकर, तो सरकार आ गई। इसको अगर आप पिछला इतिहास देखेंगे तो इतिहास ही दोहराया जा रहा है। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसा बांग्लादेश बनाने के बाद इंदिरा गांधी की लहर चली और राष्ट्रवाद की हवा में जो है वो ऐतिहासिक मतों से इंदिरा गांधी जीत गई थी, पर उनका विरोध यथावत था। यहाँ पर भी आपको यही स्थिति देखने को मिल रही है कि शिवराज सिंह चौहान और इन लोगों को ये माना जा रहा है कि अगर इन छत्रपों को ही वापस अगर कमान नहीं दी गई राज्यों में, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राज्य का हो, राजस्थान में कल बहुत बड़ा आंदोलन हुआ वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज का, और कसम ली हजारों लोगों ने एक साथ पे कि अगली बार भाजपा को यहाँ चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा। शपथ लेते हुए बाकायदा विजुअल आ रहे हैं, फोटो उनके सोशल मीडिया पर डले हुए हैं, मतलब जो विजुअल आ रहे हैं। इससे एक बड़ी घबराहट भी दिख रही है कि राज्यों में भाजपा के जो छत्रप अभी बैठे हुए हैं
इनसे कमान संभालते नहीं बनेगी, पुराने नेताओं को ही वापस स्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि वसुंधरा राजे ने केंद्र की राजनीति में इंटरेस्ट लिया नहीं था, तो वो यथावत बनी हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्र की राजनीति में चुनाव लड़ने के बाद जा चुके थे, इसलिए वो वहाँ पर हैं। पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह थे, वे वापस वहीं बने रहे और विधानसभा चुनाव लड़के उन्होंने वहीं पर राजनीति की। अब ये माना जा रहा है कि अगले 2 महीनों के अंदर आपको बहुत बड़ी उथल पुथल भाजपा में होती हुई दिखेगी। मतलब ये छत्रप जो है, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एक बार फिर आपको राज्यों में इन्हीं छत्रपों की सरकार होती दिखे, गुजरात मॉडल पर। गुजरात मॉडल में यही होता है कि बदल दो और मुख्यमंत्री जो पुराना था वो नए मुख्यमंत्री के अधीन काम करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको यही सब देखने को मिलेगा इन राज्यों में। क्या है बस, देखिए, अगर हम 2014 की बात करें, जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो मोदी और शाह ने मिलकर के जो अपना एक व्यक्तित्व जो पार्टी के अंदर स्थापित किया था, उससे अहम और दम्भ और कड़क मिजाज की एक छवि निकल कर आती थी। और यहाँ तक जानकारियां हैं कि कई मंत्रियों की जासूसी तक होती थी, उनके ऊपर नज़रें रखी जाती थी, उन्हें काम करने से रोका जाता था, मनचाहे काम कराए जाते थे। लगातार जब ये दौर रहा और जिस तरीके का वातावरण पूरे देश में बनाने का प्रयास किया गया, उनमें कुछ काम बहुत अच्छे हुए, लेकिन कई काम उस समय चूँकि सरकार के पक्ष में नहीं थे लेकिन स्वीकार्य थे जनता के बीच में, तो उसको ये माना गया कि ये मोदी और शाह के मास्टर कार्ड के तौर पर स्थापित होते जा रहे हैं। चूँकि शाह पार्टी में माइक्रो मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं, तो शाह की नीचे तक जो पकड़ थी, वो पकड़ और मोदी की कड़क मिजाज शैली, दोनों ने मिलकर के एक जो वातावरण बनाया था। अब जाकर जैन जी का आंदोलन हम देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, राम मंदिर जैसा एजेंडे का जो मुद्दा आरएसएस का था, वो मंदिर बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में अब उन्हें लग रहा है कि अगर अब हम एकजुट होकर या समन्वय की राजनीति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पहले संघ और मोदी कैंप में दूरियां थीं, और दूरियां आज भी हैं, ख़त्म नहीं हुई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान संघ के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं, गडकरी बेहद नज़दीकी माने जाते थे, लेकिन गडकरी इथेनॉल के मामले में बहुत बुरी तरह उलझे हुए हैं, तो उन्हें बैक फुट पर ले जाकर अब मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से संघ से भी समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। और जो दूसरा आपने कहा है कि छत्रपों को वापस प्रदेश में भेजना होगा, क्योंकि उनको भेजे बिना अगले चुनाव में नैया पार होने की संभावना नहीं है। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े पॉकेट्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला हुआ। अगर हिंदी बेल्ट में आपको किसी नेता को लाना, जमीन खिसकी, तो अब सरकार खिसकने की बारी है। पिछली बार सरकार गिरते गिरते बची है, इस बार सरकार गिर जाएगी। जो कि जैन जी का जो आंदोलन हुआ, जैन जी के आंदोलन ने पूरे देश में राजनीतिक आंदोलनों के तौर तरीके बदल दिए, और जो नाराजगी युवाओं की अब उभर कर सामने आई है, उससे कई परिवारों ने, जो परिवार अभी तक भाजपा से जुड़े थे, धार्मिक मान्यता के आधार पर या धार्मिक आस्था के आधार पर जो वोट बैंक के तौर पर माने जा रहे थे, अब उनमें भी एक नाराजगी पनप गई है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है, अब सांप्रदायिकरण और वोटों का ध्रुवीकरण धार्मिक तौर पर नहीं हो पाएगा। और दूसरा, अब किसी भी प्रकार का कड़क मिजाज स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए समन्वय की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, और समन्वय की राजनीति के साथ साथ छत्रपों को वापस उनके वो अधिकार देना है जिससे भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार मजबूत होकर बाहर खड़ी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ये खुद महसूस कर रही है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो वो स्थितियां नहीं रही है, 240 सीटों के लिए भी संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अब वापस छत्रपी होते हैं, क्योंकि शिवराज चौहान ही थे मध्य प्रदेश में जिन्होंने चुनाव पूरा जिताने के लिए पूरी जी जान लगा के अपने दम पे चुनाव जिता के लाए थे। भविष्य में अभी वसुंधरा राजे के भरोसे आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप डॉक्टर रमन सिंह के भरोसे पे आप चुनाव लड़ सकते हैं, पर नए छत्रपों के भरोसे चुनाव लड़ने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तमाम प्रयास के बाद भी ये मुख्यमंत्री वो कद नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो पुराने मुख्यमंत्रियों का हुआ करता था। ये तो एक नियमित खबर है, जो मतलब इस पर एक बड़े फेरबदल का हम इंतजार करेंगे। 1-2 महीने के अंदर आपको बहुत सारे फेरबदल भाजपा में होते हुए दिखने लगेंगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पर आज कांग्रेस में भी एक मध्य प्रदेश का बड़ा फेरबदल हो गया है। कांग्रेस में संजय चौधरी हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, वो हरीश चौधरी, सॉरी।
तो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं हरीश चौधरी, उन्होंने एक पत्र जारी करके जीतू पटवारी द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की गई थी उन तमाम नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो निष्क्रिय अध्यक्ष हैं 17 के लगभग 14 के लगभग, उन पर भी अगले कुछ ही दिनों में गाज गिरना तय है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगला जो भी अध्यक्ष बनेगा, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव होगा, जीतू पटवारी के नेतृत्व में चुनाव होने की संभावना नहीं है। और आपको कांग्रेस में भी बहुत बड़े फेरबदल होते हुए दिखेंगे। जो तमाम नेता पिछले कुछ समय से, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे वो अजय सिंह हो, जो आपको नेपथ्य में जाते हुए दिख रहे थे, एक बार फिर आपको यही छत्रप इनके क्षेत्रों में वापस मैदान में उतरते हुए दिखेंगे। तो हम ये भी देखेंगे कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है, पर हम भी ये भी देखेंगे कि भाजपा में अब अहंकार की राजनीति की बजाय अब, जैसा गौरव जी ने कहा, कि अब समन्वय की राजनीति का दौर होता हुआ आपको दिखाई देगा। जो प्रधानमंत्री बात करने सीधे आंख मिलाते नहीं थे, वो सीधे निकल जाते थे, अब आपको वो रुकते हुए बात करते दिखेंगे। हालांकि वो विदेशों में आपको हंसते हुए दिखते थे, भारत में कम दिखते थे, पर अब आपको धीरे धीरे आने वाले समय में हेलो फ्रेंड के साथ भारत में भी हंसते मुस्कुराते हुए वो दिखे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये दोपहर का विशेष कार्यक्रम था जो हमने आपको राजनीतिक रूप से, जो मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश भर की राजनीति हो रही है, उस पर हमने आपको सारी जानकारियों को लिए एकत्र किया। गौरव जी ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी दी, हम उनको भी धन्यवाद अदा करते हैं। और इसी के साथ हम आपसे आग्रह करेंगे, इस कार्यक्रम को आप लिंक जरूर अपने तमाम साथियों तक पहुंचाएं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप करिएगा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा गरम है।